मुझे पता है कि आप अब रक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पैसा। ये एक सकारात्मक बात है। मुझे यकीन नहीं है कि जनरल मैकार्थर ने कहा होता कि यह सकारात्मक है। उन्हें यह पसंद नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा है। क्या आप समझते हैं कि मैं इसका क्या मतलब कहना चाहता हूं? उसने एक बयान दिया, कभी भी जर्मनी को फिर से हथियारबंद न होने दें। और मैं हमेशा इसके बारे में सोचता हूं जब ये कहते हैं सर हम रक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। मैं कहता हूं ओ ये अच्छी बात है या बुरी बात? मुझे लगता है ये अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक हद तक। एक समय आएगा जब मैं कहूंगा कृपया अगर आपको बुरा न लगे तो अब और हथियार मत बनाइए, हम उस पर नजर रखेंगे। क्वांडो। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप भी किसी देश के फिर से हथियारबंद होने से घबरा जाते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ बड़ा हो रहा है। जनरल डगलस मैकार्थर ने एक बार कहा था, जर्मनी को कभी भी फिर से हथियारबंद मत होने देना। और यह डर किसी आम नागरिक से नहीं आया था। हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसने प्रशांत महासागर में अमेरिकी जीत का नेतृत्व किया, जिसने व्यक्तिगत रूप से जापान का आत्मसमर्पण स्वीकार किया और जिसने इतिहास की सबसे बड़ी युद्ध मशीनों को हराया। अगर यह आदमी कह रहा था कि जर्मनी को फिर से हथियारबंद नहीं होने देना चाहिए, तो इसका मतलब था कि वह अच्छी तरह जानता था कि जर्मनी क्या कर सकता है। और 80 सालों तक जर्मनी ने अपनी सीमा में रहकर बहुत कम रक्षा खर्च किया, संघर्षों से बचता रहा, रक्षात्मक स्थिति में रहा। लेकिन 24 फरवरी 2022 को व्लादिमीर पुतिन ने कुछ ऐसा किया जिससे सब कुछ बदल गया। मैंने एक विशेष सैन्य अभियान चलाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य उन लोगों की रक्षा करना है जो पिछले 8 सालों से कीव की ओर से अत्याचार और नरसंहार का शिकार हो रहे हैं। सिर्फ यूक्रेन पर हमला ही नहीं किया, दिखाते हैं कि कितने रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा से 10 मील के भीतर हैं। उनमें से लगभग 1,90,000 तैनात हैं, जिनमें से अधिकांश हमले की स्थिति में हैं। विदेश विभाग का कहना है कि वह अब और संवाद नहीं करेगा। उसने एक ऐसे दैत्य को जगा दिया जो दशकों से सो रहा था। 3 दिन बाद संसद में उस समय के जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने एक ऐसा शब्द बोला जिससे पूरी दुनिया ठहर गई। साइटेनवेंडे, एक ऐतिहासिक मोड़ का बिंदु। युद्ध यूक्रेन के लिए एक आपदा है, लेकिन युद्ध रूस के लिए भी एक आपदा साबित होगा। अब से हम अपनी रक्षा में हर साल जीडीपी का 2% से अधिक निवेश करेंगे। ये नई वास्तविकता एक स्पष्ट जवाब मांगती है। हमने वह जवाब दिया। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने यह निर्णय लिया कि जर्मनी यूक्रेन को देश की रक्षा के लिए हथियार प्रदान करेगा। यूरोपीय संघ के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के साथ मिलकर हमने अभूतपूर्व स्तर के प्रतिबंधों के एक पैकेज को मंजूरी दी है। हम रूसी बैंकों और सरकारी कंपनियों की फंडिंग काट रहे हैं। हम रूस को भविष्य की तकनीकों के निर्यात को रोक रहे हैं। हम ओलिगार्क्स और उनके यूरोपीय संघ में निवेश को निशाना बना रहे हैं। और एक और बात है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, रूस के कई शहरों में नागरिकों ने पिछले दिनों पुतिन की जंग के खिलाफ विरोध किया है और वे गिरफ्तारी और सजा का सामना कर रहे हैं। इसके लिए बहुत साहस चाहिए। और क्या आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है? जर्मनी खुद को उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसे ट्रंप बड़ी चिंता के साथ देखते हैं, जिससे मैकार्थर बहुत डरते थे और जिसे पुतिन ने कभी संभव नहीं समझा था। यूरोप की सबसे बड़ी पारंपरिक सैन्य शक्ति। पुतिन यूरोप को कमजोर करना चाहते थे। इसके बजाय उन्होंने अपना ही बुरा सपना बना लिया, एक एकजुट, दृढ़ और पूरी तरह से हथियारबंद जर्मनी। आज हम जानेंगे कि यह रूस के लिए एक पूरा बुरा सपना क्यों है। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि यह कोई आम जर्मनी नहीं है जो हथियारबंद हो रही है। यह यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने तय किया है कि अब लड़ने का समय आ गया है। और जब जर्मनी लड़ने का फैसला करता है तो चीजें बहुत जल्दी गंभीर हो जाती हैं। फ्रीडरिक मर्ज, नए जर्मन चांसलर, ने कुछ ऐसा किया जो असंभव लगता था। उन्होंने फिर से हथियारबंदी पर पूरी राजनीतिक सहमति बना दी। जो पार्टियां एक दूसरे से नफरत करती थी वे अब एक बात पर सहमत है, जर्मनी को अब ताकतवर होना चाहिए और मजबूत ताकत होनी चाहिए।
इसका मतलब है कि अगला चुनाव कोई भी जीते, जर्मन सैन्य परियोजना जारी रहेगी। और अब पुतिन इसको रोकने के लिए राजनीतिक बदलावों पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन आखिरकार यह रूस के लिए एक बुरा सपना क्यों है? सबसे पहले क्योंकि यह यूरोप में युद्ध का नक्शा पूरी तरह बदल देता है। अब तक पुतिन जानते थे कि अगर वे पोलैंड या बाल्टिक देशों जैसे देशों पर हमला करना चाहे तो उन्हें मुख्य रूप से अमेरिकी सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। अब उसे जर्मनों का सामना करना पड़ेगा। और जर्मन, जो अपनी खुद की यूरोप की रक्षा कर रहे हैं, वे बहुत अलग तरीके से लड़ते हैं बनिस्बत उन अमेरिकियों के जो महासागर के दूसरी तरफ अपने सहयोगियों की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, क्योंकि जर्मनी सिर्फ हथियार नहीं खरीद रहा है, वह एक नई युद्ध उद्योग बना रहा है। राइनामेटल जैसी कंपनियां हजारों कर्मचारियों को नियुक्त कर रही है। वे टैंक बनाने के लिए वोल्क्सवैगन की फैक्ट्रियां खरीद रहे हैं। जर्मन उद्योग, जो हमेशा से ही कुशल रहा है, अब एक ही चीज पर केंद्रित है: सैन्य उपकरणों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना। तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, जर्मनी यूक्रेन को यूक्रेनी क्षेत्र के भीतर ही हथियार बनाने में मदद कर रहा है। लंबी दूरी की मिसाइलें जो रूस में कहीं भी पहुंच सकती है। और इसके अलावा जर्मनी ने यूक्रेन पर इन हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। कोई भी रूसी लक्ष्य अब निशाने पर है। और जानते हैं इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? रूस की प्रतिक्रिया जब उसे इसके बारे में पता चला। दिमित्री पेस्कोव, पुतिन के प्रसिद्ध प्रवक्ता, ने इन फैसलों को खतरनाक और भविष्य में किसी भी शांति समझौते के खिलाफ बताया। लेकिन पुतिन जानते हैं कि उनके शब्द आने वाली चीजों को नहीं रोक पाएंगे। जर्मन औद्योगिक मशीनरी जब कुछ बनाने का फैसला करती है तो वह रुकती नहीं है। मैं तुम्हें आंकड़े दिखाता हूं और तुम समझ जाओगे कि इनके पास पुतिन की नींद उड़ाने की ताकत क्यों है। जर्मनी अपने सकल घरेलू उत्पाद का प्रभावशाली 5% रक्षा पर 2031 तक खर्च करेगा। अगर इसे परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसका मतलब है हर साल 180 से 250 अरब डॉलर के बीच। एक अंदाजा लगाने के लिए रूस 2025 में लगभग 135 अरब खर्च करता है। यह सब युद्ध के दौरान हो रहा है। जर्मनी शांति के समय युद्ध में रूस से ज्यादा खर्च करेगा। मुझे पता है कि यह अविश्वसनीय लगता है। आखिर वे लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं? और इसका छोटा सा जवाब है, उन्होंने अपना खुद का संविधान बदल दिया। जर्मनी के पास यह नियम था कि वे कितना खर्च कर सकते हैं, इसकी सख्त सीमाएं थी। लेकिन अब रक्षा एक अपवाद है। इससे सैकड़ों अरब यूरो मुक्त हो जाते हैं। यह ऐसा है जैसे उन्होंने कोई छुपा हुआ खजाना खोज लिया हो और तय कर लिया हो कि उसे टैंकों और मिसाइलों पर ही खर्च करना है। और क्या आप जानना चाहेंगे कि वे कौन से हथियार खरीद रहे हैं? खैर, यहीं पर चीजें व्लादिमीर पुतिन के लिए वाकई डरावनी हो जाती हैं। सबसे पहले 35 F-35 लड़ाकू विमान। यह साधारण विमान नहीं है। ये दुनिया में अकेले विमान हैं जिन्हें अमेरिकी सामरिक परमाणु बम ले जाने के लिए प्रमाणित किया गया है। जर्मनी नाटो की परमाणु रणनीति में अपनी भूमिका बनाए हुए है, लेकिन अब ग्रह के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों के साथ। दूसरा, एरो 3 प्रणाली। यह एक इजरायली एंटी मिसाइल शील्ड है जिसकी कीमत 3 अरब 500 मिलियन डॉलर है। इस प्रणाली में अंतरिक्ष में, वायुमंडल में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में ही बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने की क्षमता है। अब सोचिए, पुतिन ने पश्चिमी रक्षा प्रणाली को भेदने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित करने में अरबों खर्च किए, और अब जर्मनी ने अभी ऐसी चीज खरीदी है जो इन मिसाइलों को रोक सकती है। तीसरा, आधुनिकीकृत लेपर्ड टैंक और एक और भी महत्वाकांक्षी परियोजना, मुख्य भूमि युद्ध प्रणाली। यह सिर्फ एक टैंक नहीं है, यह एक युद्ध नेटवर्क है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जुड़े हुए ड्रोन और ऐसे सिस्टम हैं जो खुद आपस में संवाद करते हैं। यह सचमुच भविष्य की सेना है जिसे आज बनाया जा रहा है। लेकिन पुतिन सिर्फ हथियारों को लेकर चिंतित नहीं है, वह इस बात को लेकर भी चिंतित है कि ये हथियार कहां होंगे। जर्मनी कुछ ऐसा कर रहा है जो उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से नहीं किया था।
वह विदेशों में स्थायी रूप से सैनिक तैनात कर रहा है। हम लिथुआनिया में 45वीं पेंजर ब्रिगेड की बात कर रहे हैं, जिसमें 4800 जर्मन सैनिक रूसी सीमा पर तैनात है, जो सबसे आधुनिक टैंकों और वाहनों से लैस है। यह ब्रिगेड सिर्फ एक सैन्य इकाई नहीं है, यह एक घोषणा है पुतिन के लिए। इसका मतलब है कि बाल्टिक देशों पर कोई भी हमला सीधे जर्मन सैनिकों पर हमला होगा, न कि अमेरिकी सैनिकों पर जो कभी भी यूरोप छोड़ सकते हैं। आखिरकार जर्मन सैनिक वहीं रहने के लिए हैं। यूरोप उनका घर है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? रूसी प्रतिक्रिया उनके चिंता के स्तर को साफ तौर पर दिखाती है। सरकारी प्रचार जर्मन पुनः शस्त्रीकरण की तुलना नाजी काल से कर रहा है। वे खुद जर्मनों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अतीत के अंधेरे दिनों की याद दिला रहे हैं। लेकिन यह काम नहीं कर रहा है। जर्मन जनमत फिर से हथियारबंदी का समर्थन करता है। उन्होंने समझ लिया है कि पुतिन एक असली खतरा है। पुतिन भी कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। जर्मनी यूरोप की अगुवाई कर रहा है। दशकों तक जर्मन लोगों ने फ्रांसीसी और ब्रिटिश लोगों को रक्षा के बारे में बोलने दिया। अब वही लोग गति तय कर रहे हैं। और जब जर्मनी यूरोप का नेतृत्व करता है तो चीजें तेजी से होती है। जर्मनी और यूक्रेन के बीच सैन्य औद्योगिक सहयोग एक और बुरा सपना है। कल्पना कीजिए, जर्मन औद्योगिक दक्षता और यूक्रेनी युद्ध अनुभव का मेल। वे ऐसे मिसाइल विकसित कर रहे हैं जो मॉस्को रूसी राजधानी तक पहुंच सकते हैं, ड्रोन जो देश के अंदर रूसी ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। और यह सब उस क्षेत्र में बन रहा है जिसे पुतिन बमबारी नहीं कर सकते। मर्स ने जब से सत्ता संभाली है सब कुछ बहुत स्पष्ट कर दिया है। वह पुतिन को दिखाना चाहते हैं कि उनके कार्यों के असली परिणाम होते हैं, सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध नहीं बल्कि सैन्य परिणाम भी। लेकिन इस कहानी का एक हिस्सा पुतिन के लिए और भी ज्यादा चिंता का विषय है, नाटो का भविष्य। जब ट्रंप यूरोप के प्रति अमेरिकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठा रहे हैं, जर्मनी एक ऐसे हालात के लिए तैयारी कर रहा है जिसमें शायद उसे अकेले ही यूरोप की रक्षा करनी पड़े। और अगर ऐसा होता है तो पुतिन को एक ऐसे महाद्वीप का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अमेरिकियों पर निर्भर हो। उसे एक सैन्य रूप से आत्मनिर्भर यूरोप का सामना करना पड़ेगा। बुंडेस्वेयर का परिवर्तन भी प्रभावशाली है। जर्मन सशस्त्र बल अपनी युद्ध नीति बदल रहे हैं। दशकों तक वे शांति मिशनों के लिए तैयारी करते रहे, अब वे उच्च तीव्रता वाले युद्ध के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। नाटो के अभ्यास यह दिखाते हैं कि जर्मन सैनिक रूसी जैसी सुसज्जित सेनाओं के खिलाफ युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं और वे इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। पुतिन को उम्मीद थी कि यूक्रेन पर आक्रमण यूरोप को बांट देगा। नतीजा इसके ठीक उल्टा हुआ। इसने न केवल यूरोप को एकजुट किया बल्कि जर्मनी को वह भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर दिया जिससे वह दशकों से बचता आ रहा था, यानी यूरोपीय महाद्वीप का सैन्य नेता बनने की भूमिका। अब जर्मनी के नए सिद्धांत का एक नाम है युद्ध के लिए तत्परता। यह सिर्फ आधुनिक उपकरण होने की बात नहीं है, बल्कि दूसरे शब्दों में कहें तो उस उपकरण का इस्तेमाल करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना है। जर्मनी अब सैनिकों की ऐसी पीढ़ी को प्रशिक्षित कर रहा है जिसने कभी युद्ध नहीं देखा, लेकिन जिसे खुद यूरोप में लड़ने की जरूरत पड़ सकती है। और जो सोचते हैं कि इसमें समय लगेगा वे गलत है। चीजें बहुत तेजी से हो रही हैं। आपको अंदाजा हो, लिथुआनिया में ब्रिगेड 2027 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। F-30-35 2026 में पहुंचेंगे। एरो 3 2025 में ऑपरेशनल हो जाएगा। जब रूस यूक्रेन में थक रहा है, जर्मनी व्यवस्थित रूप से खुद को मजबूत कर रहा है। हर गुजरते महीने के साथ यूरोप में सैन्य संतुलन रूस के खिलाफ और बदलता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पुतिन ने वही बनाया है जिससे मैकार्थर सबसे ज्यादा डरते थे, एक फिर से हथियारबंद जर्मनी। लेकिन इस बार वह जर्मनी लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी रक्षक है। और यही बात रूस के लिए सब कुछ और भी बुरा बना देती है। जर्मनी एक ऐसा मॉडल बना रहा है। सोचिए, अगर यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इतनी जल्दी और कुशलता से फिर से हथियारबंद हो सकती है, तो दूसरे देश भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। आगे हम जो देख सकते हैं वह है
पूरी यूरोप जर्मन गुणवत्ता और दक्षता के मानकों के अनुसार खुद को हथियारबंद कर रही है। और विडंबना यह है कि पुतिन ने पश्चिम को कमजोर करने के इरादे से यूक्रेन पर हमला किया था, लेकिन इसके बजाय वह ठीक इसका उल्टा हासिल कर रहे हैं। वह शीत युद्ध के बाद से सबसे अधिक सैन्यकृत यूरोप बना रहे हैं। और इस मायने में साइटेनवेंडे सिर्फ जर्मन नीति में बदलाव नहीं है, यह एक भू राजनीतिक क्रांति है, गैर बेआईती है, जिसे पुतिन ने अनजाने में शुरू कर दिया। वह एक बहुध्रुवीय दुनिया चाहता था जहां अमेरिका का दबदबा कम हो। वह इसमें सफल रहा, लेकिन अब उन ध्रुवों में से एक जर्मनी है जिसे उसने खुद एक सैन्य शक्ति बनने के लिए मजबूर किया। और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनने की स्थिति में है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर इस वीडियो ने आपको यूरोप में क्या हो रहा है इसे बेहतर समझने में मदद की है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानना जरूरी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भू राजनीति पर आने वाले अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।